नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह एसजीटी यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर विभाग से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बीटी कपास के विषय में जानकारी साझा करेंगे। बीटी कपास हरियाणा के लगभग 90% से ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती है, इसलिए इसका सामरिक महत्व भी है। आइए इस फसल को विस्तार से जानते हैं। बीटी कपास के लिए जलवायु। फसल के उचित अंकुरण के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड और फसल के विकास के समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का न्यूनतम तापमान आवश्यक है। कपास के फलने के चरणों के दौरान दिन का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और ठंडी रातों का होना अति आवश्यक है। सितंबर के मध्य से नवंबर तक कपास के उठान की अवधि में अच्छी धूप होना आवश्यक है ताकि उपज की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। बीटी कपास के लिए मिट्टी। रेतीले व खारे जल वाले क्षेत्रों को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी पर कपास को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी की निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था होनी आवश्यक है। कपास को कई रोटेशंस में उगाया जा सकता है, जैसे कपास गेहूँ, कपास सूरजमुखी, कपास सैंजी या बरसम, कपास सूरजमुखी, धान, गेहूँ या कपास और राया। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यानी शस्य क्रियाएँ। बीटी कपास की बिजाई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। आपको ट्रैक्टर के द्वारा 45 से 50 सेंटीमीटर तक की गहराई की भूमि को उलट देना चाहिए और उसके बाद आपको खेत में सुहागा लगाना चाहिए, जिसके कारण एक अच्छा सीड बेड तैयार हो जाता है और बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े महीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से खेत के अंदर सभी सख्त पैन खत्म हो जाते हैं, पानी को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ती है और फसल की जड़ों के उत्थान के लिए उचित वातावरण तैयार हो पाता है। बीटी कपास के लिए एक अच्छा सीड बेड तैयार करना बहुत आवश्यक है। टाइम ऑफ सोइंग। बिजाई का समय 1 अप्रैल से लेकर 15 मई के दौरान फसल की बुआई करें। इस अवधि के दौरान बुआई करना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि फसल को अपना पूरा समय वृद्धि और विकास के लिए मिल जाता है और फसल कीटों और बीमारियों के हमलों से भी बहुत हद तक बच जाती है। बुआई सुबह और शाम के समय ही करनी चाहिए। बीज की मात्रा। बीटी हाइब्रिड के लिए 900 ग्राम बीज बीटी कपास का, 240 ग्राम रिफ्यूज बीज का प्रयोग करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। कपास के एसिड डिलिएंटेड बीज को 5 ग्राम सुसनिक एसिड को 5 लीटर पानी में घोलकर 2 से 4 घंटे तक हमें भिगो कर रखना चाहिए। अगर हमारा बीज एसिड डिलिएंटेड नहीं है तो हमें इस प्रक्रिया को 6 से 8 घंटे तक करना है, ताकि एक अच्छी प्लांट पॉपुलेशन हमें मिल सके। इस प्रक्रिया के करने के पश्चात हमें कॉटन एसिड से बचने के लिए 5 ग्राम गुआचो, 70 WS या 7 ग्राम क्रूज, 30 FS थायोमेथोक्सम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। बुआई और अंतराल। कपास की बिजाई 67.5 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए तथा पौधों से पौधों की दूरी 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रिफ्यूजिया की बुआई। बीटी कपास में बोलवर्म के प्रभाव से बचने के लिए बीटी कपास के चारों तरफ गैर बीटी कपास के संकर बीजों का बोया जाना आवश्यक है। इंटरक्रॉपिंग। कपास के क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने के लिए हमें 67.5 सेंटीमीटर में मक्का या लोबिया की बुआई कर देनी चाहिए। इस प्रकार की खेती में हमें कपास और इंटरक्रॉप के लिए दी गई अनुशंसित उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। बुआई के लगभग 45 से 55 दिनों के बाद हमें मक्का या ग्वार या लोबिया की फसल को काट लेना चाहिए।
वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। हमें खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार निराई करनी चाहिए। पहली निराई हमें पहले पानी के तुरंत बाद करनी चाहिए। इसके लिए हम ट्रैक्टर माउंटेड कल्टीवेटर, वीडर, त्रिफाड़ी या हाथ से चलाने वाले चक्के से भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हमें फूल आने के समय के बाद नहीं दोहराना चाहिए। कुछ खरपतवार जैसे इट सीट, मधाना, मकड़ा जैसी खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हमें 1 लीटर स्टोम यानी 30 EC पेंडामिथिलिन को फसल के अंकुरण से पहले और बिजाई के 24 घंटे के बाद फ्लैट फैन नोजल से सुबह या शाम के घंटों में अपने खेत में स्प्रे कर देना चाहिए। फसल के अंकुरण के बाद हमें मौसमी घास और चौड़ी पत्ती वाली घासों के नियंत्रण के लिए पायरीथायोबैक सोडियम 6% व क्वेजलोफोब इथाइल 4% को 150 लीटर पानी में घोलकर पहले पानी के बाद हमें अपने खेत में स्प्रे कर देना चाहिए। जब हमारी फसल 40 से 45 सेंटीमीटर की यानी 6 से 8 हफ्तों की हो जाती है, उसके बाद हमें 500 ml ग्रामेक्सोन 24 SL को 100 लीटर पानी में डालकर 1 एकड़ में हमें स्प्रे करनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण अच्छी तरह से कपास की फसल में हो सके। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। अगर कपास की बुआई हल्की ज़मीन पर की जाती है, 20 किलो मुरेटो पोटास, 10 किलो जिंक सल्फेट 21% या 6.5 किलो जिंक सल्फेट 33% का प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी भूमि में डालना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, आधी नाइट्रोजन की मात्रा हमें बुआई के समय कर देनी चाहिए और बाकी आधा नाइट्रोजन हमें जब फसल में फूल दिखाई देते हैं उस अवस्था में करना चाहिए। अगर हमारी भूमि हल्की है तो हमें बची हुई आधी नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बार में खेत में डालना चाहिए। बोरोन की कमी की अवस्था में हमें 0.5 किलो बोरोन प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। बोरोन का अंधाधुंध प्रयोग फसल के लिए हानिकारक होता है, इसलिए बोरोन की स्प्रे करते वक्त ध्यान रहे कि जब आवश्यकता हो तभी उसका उपयोग करें। इरिगेशन यानी सिंचाई। कपास में 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जो बारिश के आधार पर कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 4 से 6 हफ्तों के बाद और फिर 2 से 3 हफ्तों के अंतराल के बाद सिंचाई करनी चाहिए। जहाँ पर पानी की गुणवत्ता खराब होती है, वहाँ बिजाई के समय नहर के पानी या अच्छे पानी का प्रबंध करके बिजाई करनी चाहिए और उसके बाद हमें रिज और फर्रो मेथड से खेत में बिजाई करनी चाहिए ताकि कम पानी में ज़्यादा उपज प्राप्त की जा सके। भिट्टी कपास के लिए महत्वपूर्ण बातें। कपास के लिए केवल सुनिश्चित किस्मों को ही उगाएं। पौधों की अच्छी अंकुरण के लिए अच्छे पानी के साथ बीज की बुआई करें। बुआई 15 मई से पहले पूरी कर लेनी चाहिए। भिट्टी के चारों तरफ गैर भिट्टी कपास का लगाना आवश्यक है। कपास के आसपास भिंडी, मूंग, अरहर, कैस्टर ऐसी फसलों को लगाने से बचें, क्योंकि इनके कारण फसल के अंदर कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। जब आपकी फसल में फूल आना शुरू होते हैं तो 3 से 4 स्प्रे 2% पोटासियम नाइट्रेट का करें। जब आपके खेत में बीमारियों या कीटों का प्रभाव बढ़े तब ज़्यादा नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान अपने खेत की नियमित निगरानी रखे ताकि वाइट फ्लाई, बोलवॉर्म, मिलीबग के प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। टैंक मिश्रण और रेडीमेड कीटनाशकों के उपयोग से बचें। प्लांट प्रोटेक्शन, फसल संरक्षण। भिट्टी कपास में रस चूसक कीटों का भारी प्रभाव रहता है, जो जुलाई से लेकर सितंबर माह तक सक्रिय रहता है। इसके लिए वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए ऊलाला 50 WG, पोलो 50 वेटेबल पाउडर 200 ग्राम या निमिसिडिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। जैसिड के लिए ऊलाला, ओसिन, एक्टारा, इमिडाक्लोप्रिड आदि कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। थ्रिप्स के लिए डेलीगेट, क्यूराक्रोन या पोलो का स्प्रे करें।
अगर बोलवर्म्स आ जाते हैं तो उसके लिए अल्फा मैथ्रीन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन का प्रयोग करें। गुलाबी सुंडी व चितकबरी सुंडी के लिए लार्विन 75 WP 250 ग्राम और फेम 480 SC 40 ml का प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। कपास की फसल में मुख्य बीमारियां लीफ कर्ल। ये बीमारी वाइट फ्लाई के द्वारा स्थानांतरित होती है। इसको रोकने के लिए उलाला 50 WG का प्रयोग करें। पैराविल्ट एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके अंदर किसी भी कीट का कोई प्रभाव नहीं है। पैराविल्ट कपास की फसल में सूखा आने के पश्चात बहुत अधिक सिंचाई या बहुत अधिक बारिश के कारण होता है। इस बीमारी में पौधे अपने पत्तियों को झाड़ना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे पूरा पेड़ सूख जाता है। इसके लिए हमें कोबाल्ट क्लोराइड 10 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। रूट रोट यह रेजोटोनिया सोलेनाई से होती है। इस बीमारी में भी पत्तों का धीरे धीरे गिरना और पेड़ का सूख जाना होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट ये बीमारी जैंथोमोनास एक्सोपोडिस से होती है और इसके जीवाणु बीज में और पेड़ों के अवशेषों में जिंदा रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा कपास के बीमारी रहित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। लीफ स्पॉट माइरोथीसियम रोरिडियम से होती है। इस फंगस को रोकने के लिए 200 ml एमिस्टार 325 SC का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर जैसे ही इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 या 3 स्प्रे करने चाहिए। आज हमने बीटी कपास के विषय में जानकारियां साझा की, जिसके अंतर्गत हमने कपास के बिजाई, सिंचाई, दवाइयाँ व पौध संरक्षण के विषय में अपनी जानकारी साझा की। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।